हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसे कैसे बर्न किया जाता है, उसे ड्राइंग एंड मोल्डिंग एंड प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, आज हम सब पढ़ेंगे। ब्रिक जो है आपका एक ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल है एंड हम ब्रिक को लोडिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं क्योंकि इसका स्ट्रेंथ एंड जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है एंड ये इजीली अवेलेबल होता है एंड लो कॉस्ट भी होता है। इसलिए हम ब्रिक को लोडिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। जो ब्रिक है हम उसे बिल्डिंग के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर पार्ट, फुटिंग एंड पार्टीशन वॉल बनाने में भी यूज करते हैं। जो आपका ब्रिक का साइज है वो सेंटीमीटर में 19x9x9 सेंटीमीटर का है। अगर हम में उसको बोलेंगे तो 190x90x90 होगा। ये जो साइज है 190x90x90 इसे मॉड्यूलर ब्रिक्स बोला जाता है। अब जब ब्रिक को मोटर पे रखते हैं तो इसका साइज 20x10x10 सेंटीमीटर और 200x100x100 हो जाता है क्योंकि आप ब्रिक के साइड पे और ऊपर पे मोटर लगाते हैं। वॉल करने के टाइम पे हो गया, आपका पार्टीशन वॉल बनाने टाइम हो गया, उसके ऊपर या साइड पे आप मोटर रखते हैं। इसलिए ब्रिक का जो साइज है वो इंक्रीज होके 20x10x10 सेंटीमीटर और 200x100x100 हो जाता है। एंड ये जो साइज है नॉमिनल साइज भी बोलते हैं। एंड जो ब्रिक का वेट होता है वो नॉर्मली 3 kg होता है। एंड ब्रिक के ऊपर पे एक फ्रॉग मार्क होता है जो कि 1 to 2 सेंटीमीटर का होता है एंड ये ब्रिक के टॉप में प्रोवाइड किया जाता है। इसका जो पर्पज है एक्चुअली की फॉर्म करता है मोटर आपका जो है एंड ब्रिक के अंदर एक की फॉर्म करता है, मतलब मोटर को पकड़ के रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 टाइप का मोल्ड है, एक वुडन मोल्ड है और एक स्टील का मोल्ड है। हम वुडन मोल्ड भी यूज करते हैं, स्टील मोल्ड भी यूज करते हैं ब्रिक बनाने के लिए। जो ब्रिक का डायमेंशन है मैं आपको अभी बोला 190x90x90 mm। 90 mm उसका हाइट एंड विड्थ होता है एंड जो 190 mm है उसका लेंथ होता है। एंड आप यहाँ पे भी देख सकते हैं एक फॉग मार्क जो आपको मैं अभी बोला की फॉर्म करता है मोटर एंड ब्रिक के बीच में। आप यहाँ पे फॉग मार्क को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये फॉग मार्क है। देन हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक। ब्रिक को कितने टाइप पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जो ब्रिक है उसे हम 4 टाइप पे क्लासिफिकेशन करते हैं जो कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रिक है। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है वो देखने में डीप रेड कलर का होता है एंड इसमें क्रैक कुछ भी नहीं होते हैं। एंड ये ब्रिक जो है वो टेबल मोल्डेड है एंड क्लीन में इसे बर्न किया जाता है। एंड इसके जो टेक्सचर रहता है वो यूनिफॉर्म टेक्सचर का होता है। अगर आपका जो फिंगर नेल है उस पर एक इम्प्रेशन देंगे ब्रिक के ऊपर, उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आएगा। हम इस बात से ही जान सकते हैं वो फर्स्ट क्लास ब्रिक है। एंड जब हम दोनों ब्रिक को टकराएंगे उसके अंदर से एक मेटालिक रिंगिंग साउंड आता है। तो सेकेंड क्लास ब्रिक क्या है? जो सेकेंड क्लास ब्रिक है वो ग्राउंड में मोल्डेड होता है, क्लीन में बर्न होता है बट ग्राउंड मोल्डेड होता है, जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक में टेबल मोल्डेड था। एंड इसका जो कलर है मोस्टली रेड कलर का होता है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा क्रैक पाते हैं एंड इस ब्रिक का एज जो है वो उतना शार्प नहीं होता है। अगर आपका फिंगर नेल से इम्प्रेशन देंगे ब्रिक के ऊपर, थोड़ा स्मॉल इम्प्रेशन रह जाता है। ये आपका जो हिडन मेशनरी वर्क है इसलिए यूज होता है। फिर हम आएंगे थर्ड क्लास ब्रिक के थ्रू। तो थर्ड क्लास ब्रिक क्या होता है? ये जो ब्रिक है ग्राउंड पे मोल्डेड होता है एंड क्लीन में बंट होता है। इसका जो कलर है ये रेडिश येलो कलर का है एंड इसमें क्रैक हम देख सकते हैं। इसका जो सरफेस है ये रफ होता है एंड इसका जो एज होता है ये इरेगुलर होता है। अगर आप फिंगर नेल पे इस पे ऊपर स्क्रैच करेंगे तो इसमें एक इम्प्रेशन बन जाता है। एंड दोनों थर्ड क्लास ब्रिक को आपस में टकराएंगे, उसमें एक डल साउंड आता है। तो फोर्थ क्लास ब्रिक क्या होता है? जो फोर्थ क्लास ब्रिक है ये ओवर बर्न्ड होता है, मतलब ज्यादा ही बर्न किया होता है। एंड ये जो ब्रिक है ब्रिटिल होता है नेचर पे एंड इसका ठीक से कोई भी साइज एंड शेप नहीं होता है। ये ओनली फाउंडेशन वर्क एंड फ्लोरिंग वर्क पे ही यूज होता है। आपका जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड जो आपका सेकेंड क्लास ब्रिक है उसका 22% रहना चाहिए एंड जो थर्ड क्लास ब्रिक है उसका 25% रहना चाहिए। एंड जो आपका फोर्थ क्लास ब्रिक है वो 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हम क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि न्यूटन पर mm² पे कैलकुलेट किया जाता है, तो फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ मोर देन 10 आना चाहिए एंड जो सेकेंड क्लास ब्रिक है मोर देन 7 आना चाहिए एंड जो थर्ड क्लास ब्रिक है लेस देन 7 आना चाहिए एंड जो फोर्थ क्लास ब्रिक है 3.5 से कम नहीं आना चाहिए। मतलब जो भी ब्रिक हो उसका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 3.5 न्यूटन पर mm² से कम नहीं आना चाहिए। जिस ब्रिक का क्रशिंग स्ट्रेंथ 40 न्यूटन पर mm² से ज्यादा होता है
उसे हम ब्रिज एंड बिल्डिंग बनाने में यूज करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि BIS है, वो ब्रिक को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे BIS जो है ब्रिक को क्लास के रिगार्डिंग डिवाइड कर दिया है, जो कि 35 से लेके 7.5 तक है। एंड जो उसका एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक का जो भी क्लास है उस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपका ब्रिक का क्लास 35 है, उसका जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए 35 से लेस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका ब्रिक का क्लास 10 है तो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर mm² से लेस नहीं होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। तो ब्रिक का कंपोजिशन क्या है? ब्रिक जो है तो सिलिका, अलुमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया से बनता है। तो उसका जो सिलिका परसेंटेज है वो 50 to 60% रहना चाहिए एंड उसका जो अलुमिना है वो 20 to 30% रहना चाहिए एंड उसका जो लाइम है 5% से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए एंड जो आयरन ऑक्साइड है वो 5 to 6% रहता है एंड जो मैग्नीशिया है वो 1% से भी कम रहता है। ये जो 5 कंपोजिशन है उसे याद रखने का सिंपल तरीका है सलीम। S फॉर सिलिका, A फॉर एल्यूमिना, L फॉर लाइम, I फॉर आयरन ऑक्साइड एंड M फॉर मैग्नीशिया। आप सलीम को याद रख के भी ब्रिक का कंपोजिशन याद रख सकते हैं। तो मैं अब ब्रिक का कंपोजिशन के बारे में बताऊंगा। तो सिलिका जो है उसका काम क्या है? तो सिलिका जो है वो ब्रिक में क्रैकिंग को प्रिवेंट करता है एंड ड्यूरेबिलिटी भी, ब्रिक का जो ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है एंड ये ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप देता है। अगर आप उसका जो क्वांटिटी है सिलिका का 50 to 60%, उससे ज़्यादा सिलिका ब्रिक में रहता है तो वो क्या करते हैं कि ब्रिक का जो पार्टिकल होता है उसमें जो कोहेसन होता है, बॉन्डिंग होता है, उसे ब्रेक कर देते हैं। एल्यूमिना का काम क्या है? जो एल्यूमिना है ये वाटर को ऑब्जर्व करता है एंड जो क्ले का प्लास्टिसिटी होता है उसे मेंटेन करके रखता है सो दैट ब्रिक कैन बी मोल्डेड। अगर आपका एल्यूमिना एक्सेस रह जाएगा तो ये क्रैक क्रिएट करेगा। तो आपका लाइम का काम क्या है? जो लाइम है वो ब्रिक को श्रिंकेज होने से, जब ब्रिक ड्राई होता है तो श्रिंकेज होने से बचाता है एंड आपका जो सिलिका है क्ले में बर्निंग के टाइम पे उसे मेल्ट करके बाइंड करने में भी लाइम हेल्प करता है। देन आपका मैग्नीशिया का काम क्या है? ये जो मैग्नीशिया है ये ब्रिक को येलोइश टिंट कलर देता है। अगर मैग्नीशिया ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रिक में रहेगा ये ब्रिक को डिके कर देता है। कोई भी कंपोजिशन का एक्सेस रहना ब्रिक के लिए हार्मफुल है। तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है? जो आयरन ऑक्साइड है ये ब्रिक को रेड कलर देता है बर्निंग होने के टाइम पे एंड ये ब्रिक का जो ड्यूरेबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, उसे इंक्रीज कर देता है। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, बारिश के वजह से जो ब्रिक का साइज एंड शेप डिफॉर्म हो जाता है उसे हम चॉफ बोलते हैं। डिफॉर्मेशन इन शेप ऑफ ब्रिक इज चेंज्ड बाय रेनफॉल इज कॉल्ड चॉफ। तो ब्रिक का हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो ब्रिक में जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स है वो लाइम है, आयरन पायरेट्स है, अल्कली से, सल्फर है, पेबल्स है, ऑर्गेनिक मैटर है एंड वाटर है। तो लाइम क्या करता है? ब्रिक को क्रैक कर देता है अगर ज़्यादा अमाउंट में रहेगा। तो आयरन पायरेट्स ब्रिक को डिसइंटीग्रेट एंड डिसकलर्ड कर देता है। जो अल्कालीस है वो ब्रिक में एफ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। एफ्लोरेसेंस का मतलब ब्रिक पानी के कांटेक्ट में आने से उसमें व्हाइट कलर का प्याच हो जाता है, इसे एफ्लोरेसेंस बोला जाता है। एंड जो सल्फर है वो ब्रिक को स्पंजी कर देता है एंड जो पेबल है वो ब्रिक को यूनिफॉर्मली मिक्स करने नहीं देता है एंड जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर लेता है एंड ब्रिक का स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस कर देता है एंड आपका वाटर जो है वो ब्रिक को श्रिंकेज करता है ड्राइंग के टाइम पे। तो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है? तो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। उसके बाद हम उसे मोल्डिंग करते हैं, मोल्डिंग के बाद ड्राइंग करते हैं एंड ड्राइंग के बाद हम बर्निंग करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले जो है, तो हम क्ले को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसमें हम फर्स्ट अनसॉइलिंग करते हैं। तो अनसॉइलिंग क्या है? अनसॉइलिंग है जो भी हमारे इम्प्योरिटीज सॉइल पे रहता है 200 mm डेप्थ के तक, उसे हम निकाल देते हैं। तो उसके बाद हम करते हैं डिगिंग। तो डिगिंग में क्या होता है, जो रिमेनिंग सॉइल रहता है उसे हम निकाल के लेवल ग्राउंड पे स्प्रेड कर देते हैं। उसके बाद आता है क्लीनिंग। ये जो प्रोसेस है, तो हम सॉइल से जो इम्प्योरिटीज होता है उसे हम निकाल देते हैं, जैसे कि स्टोन है, पेबल से एंड ऑर्गेनिक मैटर से। उसके बाद हम वेदरिंग करते हैं। तो वेदरिंग जो है, हम जो क्लीन सॉइल है
उसे हम एटमॉस्फेयर पे एक्सपोज करते हैं। इसमें सॉइल पे जो है प्लास्टिसिटी एंड सपनिंग आ जाता है। उसके बाद आता है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग का काम क्या है? तो ब्लेंडिंग हम वेदरिंग के बाद में करते हैं। इसमें हम क्ले पे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके यूनिफॉर्मली मिक्स करते हैं। उसके बाद आता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, जो क्ले हमारा प्रिपेयर हुआ है उसका प्लास्टिसिटी इंक्रीज करते हैं। तो प्लास्टिसिटी इंक्रीज करने के लिए टेम्परिंग को किया जाता है। एंड जो टेम्परिंग है वो पग मिल में हम करते हैं। पग मिल में क्या होता है, पग मिल में क्ले जो है टॉप से हम फीडिंग करते हैं और जो पग्ड क्ले है वो आउटलेट दे के निकल जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है इसमें वाटर ऐड किया जाता है सो दैट वी कैन इंक्रीज द प्लास्टिसिटी ऑफ क्ले। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक पग मिल है जो कि प्लग मिल है। वहाँ पे हम क्ले एंड अदर मटेरियल्स जो रहता है उसे हम मिक्स्ड करते हैं प्लास्टिक स्टेट में लाने के लिए। एंड जो पग मिल है उसमें आप देख सकते हैं जो काउंटर रोटेटिंग शाफ्ट रहता है जो कि kneading करते हैं, आपका एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं जिसके लिए हमारा जो प्लास्टिसिटी है क्ले का वो ज़्यादा होता है। देन आपका आता है मोल्डिंग। तो मोल्डिंग क्या है? मोल्डिंग का मतलब आप ब्रिक को मोल्ड में लाके उसका शेप देते हैं। तो मोल्डिंग दो टाइप का होता है, हैंड मोल्डिंग है एंड मशीन मोल्डिंग है। जो कि आपका हैंड मोल्डिंग है वो दो टाइप का होता है, ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स होता है, टेबल मोल्डेड ब्रिक्स होता है। देन आपका जो मशीन मोल्डिंग होता है वो भी दो टाइप का रहता है, प्लास्टिक क्ले मशीन एंड ड्राई क्ले मशीन। आपका जो हैंड मोल्डिंग है, अगर हमारा पास ज़्यादा मैन पावर है एंड वो चीप एंड इजीली अवेलेबल होता है, हम हैंड मोल्डिंग यूज़ करेंगे। एंड ये जो हैंड मोल्डिंग है जनरली स्मॉल स्केल में किया जाता है। जो हैंड मोल्डिंग है एक ही केस पे सुपीरियर होता है, जो कि फेसिंग पर्पज पे हम जो ब्रिक बनाते हैं एक ही केस पे ये मशीन मोल्डिंग से सुपीरियर होता है। एंड जो ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स है हमारा, इसे हम लार्ज लैंड अगर हमारे पास अवेलेबल है इसे हम अडॉप्ट करते हैं। तो इसलिए हमारा ग्राउंड को फर्स्ट लेवल किया जाता है एंड उसके ऊपर सैंड को स्प्रिंकल कर दिया जाता है। उसके बाद जो मोल्ड है हमारा, स्टील हो या वुडन का हो, उसे वाटर में डिप करके ग्राउंड पे प्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद उसमें क्ले को प्रेस करते हैं। तो इस तरह से हम क्ले को प्रेस करते हैं जो कि 4 कर्नर है मोल्ड का वो ठीक से फिल हो जाएगा। देन आपका जो एक्स्ट्रा क्ले रहता है उसे हम मेटल स्ट्राइक के थ्रू रिमूव कर देते हैं। देन आपका जो मोल्ड है उसे लिफ्ट किया जाता है एंड जो आपका रॉ ब्रिक है वो ग्राउंड पे रह जाता है। देन आते हैं हमारा टेबल मोल्डेड ब्रिक्स। जो टेबल मोल्डेड ब्रिक्स है ये ग्राउंड मोल्डेड ब्रिक्स के सिमिलर ही है, बट हम यहाँ पे एक टेबल यूज़ करते हैं जो कि 2 मीटर एंड 1 मीटर का रहता है। तो उसके बाद हमारा आता है मशीन मोल्डिंग। तो जो मशीन मोल्डिंग है वो दो टाइप का है, प्लास्टिक क्ले मशीन मोल्ड एंड ड्राई क्ले मशीन मोल्ड। जो कि आपका प्लास्टिक क्ले मशीन मोल्ड है उसे हम वायर कट ब्रिक भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो क्ले होता है वो एक रेक्टेंगुलर ओपनिंग जो है ब्रिक के साइज का, उसमें फोर्स करके निकाला जाता है। देन आपका जो ब्रिक है वो बार का शेप पे आता है और फर्दर हम उसे ब्रिक के शेप में लाते हैं वायर से कट करके। जो वायर है वो फ्रेम में फिक्स होता है, वही फ्रेम में ब्रिक को कट कर देता है ब्रिक के साइज में लाके। तो आपका ड्राई क्ले मशीन मोल्ड क्या है? आपका जो ड्राई क्ले मशीन मोल्ड है उसमें हम पाउडर क्ले का यूज़ करते हैं। जो पाउडर क्ले है उसे हम मोल्ड पे फिट करते हैं। उसके बाद मैकेनिकली ऑपरेटेड प्रेस जो होते हैं वो हाई प्रेशर पे इसे प्रेशराइज करते हैं। इसलिए आपका जो मोल्ड है वो निकालने के बाद जो ब्रिक रहता है वो ब्रिक के शेप पे आ जाता है। देन ड्राइंग क्या है? आपका मोल्डिंग हो गया, उसके बाद आता है ड्राइंग। तो जो डैम्प ब्रिक्स होता है उसे अगर हम डायरेक्टली बर्न कर देते हैं तो उसमें क्रैक आ जाएगा और वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसलिए हम मोल्डिंग जो ब्रिक होता है उसे फर्स्ट ड्राई करते हैं, उसके बाद हम बर्निंग करेंगे। तो कितने मेथड पे हम ड्राई कर सकते हैं? एक है नेचुरल ड्राइंग। तो ब्रिक जो है इस मेथड पे 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट में आने तक ड्राई होता है फॉर 7 to 14 days। देन आपका आता है आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो टर्नल ड्रायर्स आर बेस्ट फॉर आर्टिफिशियल ड्राइंग। आपका हॉट फ्लो ड्रायर्स ऑल्सो यूज्ड इन आर्टिफिशियल ड्राइंग। तो आपका जो ड्राइंग का टाइम पे आपका जो ब्रिक है प्लेस होना चाहिए उसका एड्स के थ्रू, उसका सरफेस में थ्रू प्लेस होना नहीं चाहिए। एंड जो ब्रिक है वो डायरेक्ट सनलाइट पे ड्राई होना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें क्रैक आ सकता है। इसलिए हम इसे नेचुरल एयर पे ही 3 to 8 days के लिए ड्राई करते हैं। एंड जो नेचुरल ड्राइंग है उसे हम हैक ड्राइंग भी बोलते हैं। देन ड्राइंग के बाद हमारा जो प्रोसेस आता है वो है बर्निंग।
तो बर्निंग जो है ये हमारा ब्रिक का जो स्ट्रेंथ है एंड हार्डनेस है उस पर इम्पैक्ट करता है एंड ये ब्रिक को ड्यूरेबल एंड डेंस कर देता है। आपका जो ब्रिक है ओवरबर्न हो जाता है तो ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा। अगर आपका ब्रिक जो है अंडरबर्न हो जाता है तो वो सॉफ्ट एंड वीक हो जाता है। इसलिए परफेक्टली बर्निंग होना ब्रिक चाहिए। ओवरबर्न ब्रिक्स को जामा ब्रिक हम बोलते हैं। तो इसका जो शेप है वो भी रेगुलर होता है। एंड जो टेम्परेचर रेंज में ब्रिक को बर्निंग करना चाहिए वो है 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस। एंड ये जो स्टेज है 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस, इसमें आपका जो एल्यूमिना एंड सिलिका है वो ईच अदर के साथ फ्यूज हो जाता है, मतलब घुल मिल जाते हैं। एंड जो बर्निंग है आपका वो क्लैंप में भी हम कर सकते हैं, क्लीन में भी हम कर सकते हैं। जो क्लैंप है वो हमारा बिलेस पे रहता है और स्मॉल क्वांटिटी में आपको ब्रिक प्रोड्यूस करके दे सकता है। बट हमारा जो क्लीन है वो लार्ज टावर है एंड परमानेंट है। एंड जो ब्रिक है वो 12 डेज लेता है क्लीन में कूलिंग होने के लिए। देन क्लैंप क्या है? क्लैंप प्रिपेयर करने के लिए हमें एक सुइटेबल लैंड चाहिए जो कि ट्रेपेजोइडल होना चाहिए। तो क्लैंप क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक क्लैंप है इसका जो टोटल हाइट होता है वो 3 से 4 मीटर तक होता है। एंड इसका जो लेयर थिकनेस होता है वो 700 से 800 mm का होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इसका जो फ्यूल है एंड ब्रिक है तो अल्टरनेटिवली प्लेस किया गया है। अगर एक लेयर ब्रिक का आता है उसके बाद एक फ्यूल का लेयर आता है, उसके बाद फिर एक ब्रिक, उसके बाद फिर एक लेयर का आता है। एंड जो टॉप सरफेस रहता है वो मड पे कवर रहता है। एंड आपका जो फायर होता है वो बटन से इग्नाइटेड होता है। एंड आपका जो सारा चीज़ है वो ख़त्म होने के बाद 1 से 2 मंथ तक कूलिंग करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एंड ब्रिक जो क्लैंप से निकलता है वो रेगुलर साइज एंड शेप का नहीं होता है। The shorter side is kept in excavation and the longer side is raised by an angle of 15 degree। इसका जो शॉर्टर साइड है वो एग्जावेशन में रहता है एंड इसका जो लॉन्गर साइड है वो एक 15 डिग्री एंगल पे रेस करता है। एंड इसके जो एडवांटेज है ये एक चीप एंड इकोनॉमिकल है। एंड इसका जो फ्यूल का कस्ट है वो भी लो है। एंड इसके लिए कोई भी स्किल लेबर नहीं चाहिए। ये हार्ड एंड स्ट्रांग ब्रिक्स भी प्रोड्यूस कर देता है। बट इसका जो डिसएडवांटेज है ये एक स्लो प्रोसेस है एंड जो क्वालिटी है ब्रिक का इतना अच्छा नहीं होता है। एंड जो ब्रिक का शेप एंड साइज है रेगुलर भी नहीं होता है। एंड जो ब्रिक्स फ्यूल के पास रहता है वो ज़्यादा ही बर्न हो जाता है। एंड जो ब्रिक फ्यूल के दूर रहता है वो अंडर बर्न होता है। देन आपका आएगा क्लीन। तो क्लीन क्या है? जो क्लीन है उसका जो बर्निंग है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और उसे कूलिंग होने के लिए हम 12 डेज छोड़ देते हैं। जो क्लीन है वो एक लार्ज ओवन के टाइप से होता है एंड उसमें हम ब्रिक को बर्न करते हैं। जो ब्रिक हम क्लीन से पाते हैं उसे हम 2 तरह में क्लासीफाइड कर देते हैं। एक है इंटरमीडिएट क्लीन एंड जो दूसरे टाइप का क्लीन होता है कंटिन्यूस क्लीन होता है। तो इंटरमीडिएट क्लीन क्या है? इसमें हम जो लोडिंग, बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग करते हैं ये एक टाइम इंटरवल पे होता है। तो इंटरमीडिएट क्लीन जो है वो 2 टाइप का होता है, एक अपडेट क्लीन है एंड डाउन ड्रट क्लीन है। तो अपडेट क्लीन जो है उसमें आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं उसका जो फ्लेम है नीचे से दिया जाता है एंड ये ऊपर दे के आपका जो हॉट एयर है ऊपर दे के निकल जाता है। पर आपका जो डाउन ड्रट क्लीन है इसका जो हीटेड एयर रहता है वो अंदर ही अंदर सर्कुलेट होता है, उसके बाद वो निकल जाता है। तो ये डिफरेंट है अपडेट क्लीन में एंड डाउन ड्रट क्लीन में। एंड आपका जो डाउन ड्रट क्लीन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। देन आपका जो एवरेज आउटटर्न होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का क्लीन बर्निंग में वो 80 to 90% रहता है, पर आपका क्लैंप बर्निंग में वो 60% रहता है। तो कंटिन्यूस क्लीन में ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, इसमें बर्निंग, कूलिंग एंड अनलोडिंग साइमल्टेनियसली चलता है। तो कंटिन्यूस क्लीन जो है वो 3 टाइप्स के होता है। उसमें हफमैन जो है वो बेस्ट क्लीन होता है। तो अब हम ब्रिक को टेस्ट कैसे करेंगे? जो ब्रिक है वो एटलीस्ट टेबल मोल्डेड होना चाहिए एंड उसका जो कलर है वो ब्राइट कलर होना चाहिए एंड जो उसका साइज है वो 19x9x9 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम जब ब्रिक के ऊपर हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो वो 20% उसका जो वेट है उससे ज़्यादा वाटर नहीं लेना चाहिए जब हम कोल्ड वाटर में 24 आवर्स के लिए रखते हैं। और हमारा जो सेकेंड क्लास ब्रिक है वो 22% से
ज़्यादा लेना नहीं चाहिए। अगर हम कोल्ड वाटर की जगह हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो हम 24 आवर्स की जगह 5 आवर्स भी रख सकते हैं। तो आपका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है 5% से कम होने से उसका जो फर्स्ट एक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है। एंड जो ब्रिक है उसे अगर हम स्टक करेंगे तो उसमें क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। एंड जो ब्रिक है अगर हम उसे वाटर पे 24 आवर्स तक इमर्स करके रखेंगे तो उसमें कोई भी स्टेनिंग का साइन नहीं आना चाहिए। तो हमारा जो ब्रिक है अगर हम वाटर पे हम इमर्स करके रखेंगे 24 आवर्स के लिए, उसमें कोई भी दाग नहीं आना चाहिए। अगर हमारा जो ब्रिक है हम 1 मीटर हाइट से नीचे फेंकते हैं तो 2 पीसेस में ब्रेक होना नहीं चाहिए। एंड अगर हम ब्रिक को फिंगर नेल पे स्क्रैच करते हैं उसमें कोई भी स्क्रैच आना नहीं चाहिए। एंड जो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ब्रिक का वो 3.5 न्यूटन पर mm² होना चाहिए। ब्रिक आर सब्जेक्टेड टू लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा ब्रिक का जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम लोडेड फेल्योर डिवाइडेड बाय लोडेड एरिया ऑफ ब्रिक। Please like, share and subscribe your own channel The Civil Thunder, and thanks for watching.